So we continue with our dynamics, and that we have to do. We do about the friction force. फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कहां पर लगता है जी? कहां पर लगता है? between two surfaces. वेरी गुड. इट एक्ट्स वेयर Between टू two surfaces. surfaces touch each other. Where two हाँ, surfaces touch each other. Touch each other, right? एक बात. Where two surfaces touch each other. अब बताओ सरफेस किस किस तरीके हो सकते हैं? सरफेसेस कैन बी सॉलिड सॉलिड. और क्या सरफेस हो सकते हैं? सॉलिड liquid. और लिक्विड का भी सरफेस हो सकता है. क्यों जी? हाँ, सॉलिड और लिक्विड सरफेस, और किसका सरफेस हो सकता है? सॉलिड और गैस का हो सकता है जी? और क्या हो सकता है? लिक्विड और liquid gas. लिक्विड गैस का भी हो सकता है. सॉलिड का तीनों के साथ, सॉलिड के साथ, लिक्विड के साथ, गैस के साथ, और लिक्विड का गैस के साथ. गैस का गैस के साथ सरफेस होता है क्या? नहीं, वो तो मिक्स हो जाती है आपस में, तो आपस में कोई सरफेस नहीं बनाती. लिक्विड लिक्विड का भी सरफेस हो सकता है. लिक्विड लिक्विड का भी सरफेस हो सकता है, नहीं? कई लिक्विड आपस में डिजोल्व नहीं होते, मिक्स नहीं होते, जो इमिसिबल लिक्विड, राइट? ओनली फॉर देम, इमिसिबल लिक्विड्स, उनमें भी आपस में सरफेस होता है. तो फ्रिक्शन कहां लगता है? Between the two surfaces, between the two surfaces, right? And what is the direction of the friction? In the opposite direction of the motion. Opposite to the direction of motion. एक बात. और सरफेस कैसे मूव करेंगे? सरफेस तो कैसे मूव करेंगे? डायरेक्शन कैसी है? एक तो दो बातें कही आपने. एक तो अपोजिट टू द वेलोसिटी, राइट? अपोजिट टू द वेलोसिटी. हाँ, इसमें सारी बात शामिल होती है, बस. तो फिर भी एक ज्यादा इलस्ट्रेशन के लिए, इट इज टेंजेंशियल टू द सरफेस. इट इज, यू अंडरस्टैंड टेंजेंशियल? क्यों जी? Tangential मतलब लाइक कैसे होना? मान लो एक ये मतलब सर्कल है, और ये भी एक सर्कल है, ठीक है? तो ये इनकी टेंजेंट है. इट इज ए कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल्स, नहीं? हाँ, तो जहां पर ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं, ये क्या है? टेंजेंशियल डायरेक्शन. और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल डायरेक्शन, नहीं? हाँ, तो किसी भी सरफेस पे दो डायरेक्शन हो सकती हैं. ये मैंने सरफेस बनाया है एक, ठीक है? जैसे उसमें पढ़ते हैं, लाइट में पढ़ते हैं, नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बीच में एक नॉर्मल बनाते हैं. तो जैसे मान लो मैं कुछ पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट ये वन ले लिया मैंने, एक ये टू ले लिया, एक ये थ्री ले लिया, ठीक है? तो नॉर्मल कैसा होगा? इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल डायरेक्शन है. ये इसके नॉर्मल डायरेक्शन है. इसको n2 लिख दूं, इसको n1 लिख दूं, और यहां पर ये नॉर्मल डायरेक्शन है. आई बात समझ में? हाँ, तो फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन कौन सी है? ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है. ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है. बढ़िया बात है, राइट? हाँ, जैसे पैराबोलिक मोशन में अगर मैं कहूं, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये बॉल है, को ऐसे जा रही है जी, बॉल, ठीक है? तो जब बॉल यहां पर थी, 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 तो वेलोसिटी किस तरफ थी? ऐसे वेलोसिटी थी, हम्म, ऐसे वेलोसिटी थी. तो आप देख रहे हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? टेंजेंशियल ही है वेलोसिटी की डायरेक्शन. और नॉर्मल क्या कहलाएगा इसका? ये नॉर्मल डायरेक्शन है. ये नॉर्मल डायरेक्शन, ये नॉर्मल डायरेक्शन.
ये नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन। हरी बात समझे? हाँ, तो जैसे आपने कहा कि इस केस में कैसा फ्रिक्शन लगेगा, ये कौन सा कैटेगरी में आएगा ये वाला केस? टेंजेंशियल। नहीं, ये इनमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा ये वाला केस? हाँ, सॉलिड, सॉरी, सॉलिड, सॉलिड गैस। सॉलिड गैस। ये किस में आएगा? सॉलिड गैस। ये किस में आएगा? सॉलिड गैस। तो आपने बहुत बढ़िया बात कही कि फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? ऐसे लगेगा, वेलोसिटी के अपोजिट। इसीलिए मैंने कहा इट इज टेंजेंशियल टू द सरफेस। टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। कैसे लगेगा? टेंजेंशियल, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट होता है। ऐसे फ्रिक्शन लगने वाला है, ऐसे। बढ़िया बात है, राइट? हाँ, ओके। अब देखो, जो हमारा सॉलिड गैस या सॉलिड लिक्विड या लिक्विड गैस, इन सारे फ्रिक्शन को क्या कहते हैं हम? इनको हम कहते हैं ड्रैग। इनको कहते हैं ड्रैग फोर्स। इट इज ड्यू टू प्रॉपर्टी कॉल्ड विस्कोसिटी, जो कि इसी साल हम पढ़ेंगे। इसको कहते हैं ड्रैग फोर्स। ठीक है? तो ये को हम पढ़ेंगे, ये बुक 2 में पढ़ेंगे इसको हम जी। मैं तो भी आपको थोड़ा रोड मैप दे रहा हूँ, राइट? इसको कब पढ़ेंगे? बुक 2 में। चाहे 2 बुक्स है ना 11th में, ठीक है ना? ये दूसरी बुक्स में इसको पढ़ेंगे, लिक्विड जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ऐसा एक चैप्टर है। ये फ्लूइड्स हैं, गैस जो फ्लूइड है, इसलिए उस वहां पर पढ़ेंगे इसमें। समझ में आई बात? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक क्या है? सॉलिड सॉलिड फ्रिक्शन, राइट? सॉलिड सॉलिड फ्रिक्शन। तो दैट इज हैपेंस व्हेन द टू सॉलिड्स आर इन टच। तो सॉलिड सॉलिड फ्रिक्शन कब लगेगा? सॉलिड सॉलिड इन कांटेक्ट, सॉलिड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट। ठीक है जी? ये भी कुछ बोल सकते हैं ना, टू रिजिड बॉडी इन कांटेक्ट। हाँ, टू रिजिड बॉडीज। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? बॉल और फ्लोर। बॉल और फ्लोर, वेरी गुड। ये फ्लोर है और एक बॉल है। बॉल और फ्लोर थोड़ी सी अलग चीज है। सॉलिड सॉलिड फ्रिक्शन तो है, मगर बॉल इसके ऊपर स्लाइड करती है क्या? नहीं। क्या करती है रोल। बॉल? बॉल तो फ्लोर के ऊपर रोल करती है। हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ा कम होता हाँ, तो इसमें क्या लगेगा? इसमें हम एक इसको नाम दे देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इसको क्या नाम देते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन, राइट? इसकी भी रीजन वो, ये सॉलिड स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही कुछ इसकी वजह है। इसकी वजह भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही है, पर इसके ऊपर हम बाद में आएंगे अब। तो सबसे पहले क्या करने वाले हम? टू सॉलिड ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग ओवर इच अदर और ट्राइंग टू स्लाइड। या तो स्लाइड हो रहे हैं और या तो ट्राइंग टू स्लाइड। इसका क्या एग्जांपल देंगे हम? इसका कुछ एग्जांपल दो। मान लो कहूँ एक ग्लास ऑन द टेबल। है। हाँ, टेबल पे एक ग्लास रखा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगाऊं, तो ये इसके ऊपर ग्लास स्लाइड कर सकता है, ऐसे आगे बढ़ सकता है ग्लास, है ना? ग्लास ग्लास कैन मूव फॉरवर्ड। हम्म, मेक सेंस, राइट? तो दिस इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके इसमें क्या स्लाइड हो रहे हैं? कहाँ स्लाइड हो रहे हैं? व्हाट आर द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट? ग्लास का नीचे वाला सरफेस एंड द ग्राउंड। या सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट क्या होगा इसके अंदर? वेल, सर्कुलर वाटर। बेस, सर्कुलर बेस ऑफ द ग्लास, एंड दूसरा कोइंसाइडिंग सर्कुलर पोर्शन ऑफ द surface of the tabletop. Make sense? These two surfaces are in touch. These two surfaces are in touch, right? तो होता क्या है
कि फ्रिक्शन, अब और ये इसके ऊपर चलेगा, ये हमारा ग्लास है जी, ये टेबल का है सरफेस। तो होता क्या है, इनके बीच में कुछ कनेक्शन बन जाते हैं, इनके बीच में कुछ कनेक्शन बन जाते हैं। अब मैं ग्लास को अगर पुश करूं या पुल करूं, जो भी करूं, तो क्या होगा, ये कनेक्शन बीच के क्या करेंगे इसको, ये तो कनेक्शन बने हुए हैं। व्हाट विल दे से टू द ग्लास? डोंट गो। दे विल से टू द ग्लास, डोंट गो। don't डोंट गो व्हाई? वेल, आई एम go. ब्रोकन, आई एम ब्रोकन, राइट? नो? हाँ, हाँ, राइट। घर छोड़ के जाते हैं तो फैमिली मेंबर, तो बाकी लोग क्या कहते हैं, अरे देखो यहाँ यहीं पर ही नौकरी मिल जाए तो यहीं पर ही कर लो, कहाँ जाओगे बाहर जो है। हाँ, बिकॉज सम कनेक्शंस आर बीइंग ब्रोकन, राइट? हाँ, राइट। तो दीज कनेक्शंस आर बीइंग ब्रोकन। तो ये अपनी बात को कैसे कहेंगे ऐसे कि डोंट गो? इनको बोलना थोड़ी आता है। क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स लगाएंगे, ग्लास के ऊपर। ये हमारा ग्लास था, ठीक है जी, ये सरफेस था, सरफेस के टेंजेंशियल यू, अपोजिट टू द वेलोसिटी, जैसा आपने कहा। इसको हम क्या सिंबल देंगे, फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ। फ्रिक्शन को हम क्या सिंबल देते हैं, स्मॉल एफ। ठीक है जी, बढ़िया बात है। इतना इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब सवाल है कनेक्शन कैसे होते हैं, थोड़ी सी अगर हम माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखें, व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शंस आर दीस? व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शंस आर दीस? एनी गेस? Zigzag. हाँ जी। Zigzag, sir. कुछ लोग तो समझते हैं इसको कि देखो जो ग्लास का बॉटम था, ये बिल्कुल स्मूथ तो नहीं था, इसमें ऐसे कुछ इरेगुलरिटीज थी, माइक्रोस्कोपिक हमें दिखाई नहीं देती, मैंने बहुत जूम कर दिया इसको, तो ये ऐसी इरेगुलरिटीज बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, राइट? जैसे हम मून को यहां से देखते हैं तो मून तो हमें थोड़ा स्मूथ ही दिखाई देता है, हालांकि कुछ उसके ऊपर दाग से दिखाई देते हैं, लेकिन जो लोग वहां गए हैं वो कहते हैं कि उसमें तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसी जो उसको बहुत पास से देख पाएंगे वो क्या कहेंगे, अरे ग्लास का सरफेस इतना स्मूथ नहीं है जैसा आपने बनाया था, इसमें तो ऐसे गड्ढे हैं इस तरीके के। बढ़िया बात है। तो क्या टेबल में ऐसे गड्ढे नहीं होंगे? टेबल में भी होंगे। तो ये ऐसे ही मान सकते हैं कि टेबल के गड्ढे और ग्लास के गड्ढे कहीं कहीं पर तो चलो ऐसे हो जाएंगे, और कहीं पर एक दूसरे कहीं पर एक दूसरे में अंदर एंटर कर जाएंगे, जैसे यहां पर हाँ. ऐसा हुआ, यहां पर ऐसा हुआ, यहां पर ऐसा हुआ, यहां पर एंटर हुआ, ठीक है, बढ़िया बात है, Hmm. राइट? तो ये तो ऐसा हो गया ये वाला पोर्शन, तो जैसे मान लो मैं उंगलियां फंसा लूं, इंटरलॉकिंग कह सकते हैं इनको, है ना? इंटरलॉकिंग, अभी चलाएंगे तो ये रुकेगा, तो उंगलियां कहाँ जाने दे रही हैं, दे डोंट लेट गो, राइट? ठीक है ना? आई हैव टू अप्लाई वेरी लार्ज फोर्स, तब ये निकल जाएगी इस तरीके से, राइट? है ना? क्योंकि बेंड हो जाएगी थोड़ी सी, Hmm. तो ये बेंड हो जाएगी, राइट? तो इसका मतलब बिल्कुल रिजिड नहीं है ये, अगर बिल्कुल रिजिड होता तो बेंड तो नहीं हो सकता था, मगर फिर टूट जाएगा, टूटना पड़ेगा इसको। आ रही बात समझ में, राइट? तो एक तो हो गई ये, दूसरा जहां पर ये ऐसे टच में है, जहां पर ये यूं टच में है इस जगह पे, ऐसे यूं, अभी इंटरलॉक तो नहीं है यहां पर, तो इन जगहों पे इंटरलॉक नहीं है, राइट? मगर यहां पर क्या Right. है, एक दूसरे के बहुत पास आ गए हैं, एक दूसरे के बहुत पास आ गए हैं, तो उनके बीच में क्या हो गया है, मॉलिक्यूलर लेवल कांटेक्ट हो गया है। ये क्या हो गया है, मॉलिक्यूलर लेवल, इतना पास आ गए एक दूसरे के, मॉलिक्यूलर लेवल कांटेक्ट आ गया है। ठीक है? अब मुझे बताओ, जब चीजें मॉलिक्यूलर लेवल कांटेक्ट आ जाएंगी तो क्या हो, के बीच में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। हाँ जी, इसमें कैसा आ जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, राइट? इट इज लाइक ए फिजिकल बॉन्ड, इट इज लाइक ए फिजिकल बॉन्ड। इन केमिस्ट्री यू कॉल इट समटाइम वेंडरवाल फोर्सेस, सुना आपने वेंडरवाल फोर्सेस? है जी, हाँ. सुना है ना? हाँ। तो ये भी इसकी कुछ वजह हो सकती है, फ्रिक्शन फोर्स की, ये भी कुछ वजह हो सकती है, इंटरलॉकिंग भी कुछ वजह हो सकती है। इंटरलॉकिंग
और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आपको थोड़ी मैंने माइक्रोस्कोपिक पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। मेक सेंस? राइट। हमने कुछ मैथ नहीं किया इसके अंदर अभी, हमने इसको थोड़े फील करने की कोशिश की है, ठीक है। मगर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी? ऑलवेज 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 टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। अब इस सरफेस पे गाइस ये अनवी दो फोर्सेस लगते हैं, क्या क्या? फोर्सेस बिटवीन द सरफेसेस क्या क्या हो सकते हैं? किन्हीं भी फोर्सेस को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, तो बताओ दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो सकती है? फोर्सेस बिटवीन सरफेसेस, दो डायरेक्शन क्या हो सकती है? ये मान लो ऊपर वाला सरफेस है, ऊपर एक ब्लॉक है मान लो, ये नीचे कुछ ये टेबल है, तो कॉमन सरफेस ये हो गया इनके बीच का, है ना, ये सरफेस हाँ हो गया टच में जहां पर है, तो एक डायरेक्शन तो हो जाएगी नॉर्मल। इस पे क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स। इस पे क्या लगेगा? नॉर्मल हाँ फोर्स। टेबल ग्लास के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रही है ना, इसी के कारण तो ग्लास नीचे नहीं गिर रहा, वो mg के बराबर है इस केस में, ठीक है। तो हाँ सरफेस पे एक तो फोर्स लगता है अगर ये दो सरफेस टच में है, ये सरफेस S1, ये सरफेस S2, ये बॉडी ये वाली है, ये बॉडी हमारी ये वाली है S2 बॉडी, ये दोनों यहां से टच में है सरफेस से, S1 S2 मिलके क्या बन गया? एक ही बन गया ना, ओवरलैपिंग सरफेस है S1 S2, यू आर ट्राइंग टू फील, राइट। तो ये दोनों सरफेस दूसरे को क्या करेंगे जब पास आएंगे? तो पास आएंगे तो क्या होगा? लोग मेट्रो में जाते हैं, मेट्रो में क्या होता है जब कोई दूसरा बिल्कुल पास आए तो क्या कहेंगे उसको? अरे गो अवे, पुश, हाँ, डोंट कम टू मी, ठीक बात है। हाँ तो ये क्या एक दूसरे को कहते हैं? S2 S1 क्या कहेगा? ओ S1, से हट गो अवे। हम्म, इसके ऊपर अच्छा फोर्स लगाएगा N1 फोर्स, और N1 क्या, S1 क्या कहेगा S2 को? ओ कम ऑन, यू ऑल्सो गो अवे, राइट। हाँ, वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा N2। ये दोनों फोर्स कैसे हैं? इक्वल एंड equal अपोजिट। ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं? मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, डायरेक्शन वाइज opposite ऑपोजिट, डायरेक्शन वाइज अपोजिट। बढ़िया बात है, राइट। ओके, ये तो फोर्सेस इनके ऊपर हमेशा लग रहे हैं, ये तो इनके ऊपर फोर्सेस हमेशा लग रहे हैं। आ रही बात समझे? अब अगर मैं इसको इसके ऊपर चलाना चाहूं, अगर मैं इसके ऊपर, ये बॉडी ए थी, ये बॉडी बी थी, वो वन थी, वो टू थी, है। पर ध्यान से सुना है, तो फिजिक्स तो 5-10 मिनट की होती है, बाकी तो मैथ्स ही करना है उसके बाद, ठीक है ना। अभी तो हम फिजिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फील इट, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस फोर्सेस, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्सेस, राइट, वो सब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेक सेंस? तो अगर मैं इसको ऐसे लेना चाहूं तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? opposite direction में force ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन क्या कहेगा इसको? कि तुम इधर मत भी जाओ। हाँ क्यों मत जाओ? रीजन क्या है? वो adhesive forces जो ground एडहेसिव फोर्सेस जो है इनके बीच में, एडहेसिव बॉन्ड जो है बीच में, एडहेसिव फोर्सेस हम्म, नहीं, नॉट द फोर्सेस बट द एडहेसिव बॉन्ड, राइट, हाँ दे विल बी ब्रोकन, दे विल बी ब्रोकन, सो डोंट गो, राइट। इसको क्या कहेगा? बॉन्ड बचने का एक और तरीका भी है, सिर्फ ये नहीं कि ये ना जाए, बॉन्ड बचने का एक और तरीका है, बताओ, अप्लाई योर इमेजिनेशन। है जी। वो बी को भी आगे भेजे बी आगे चला जाए, अगर ये बी भी सेम वेलोसिटी से आगे चला जाएगा हम्म तो तब भी तो बॉन्ड नहीं टूटेंगे। हाँ क्यों जी? ये मेरा हाथ आगे जाना चाहता है, दूसरा क्या था, अगर नहीं जाएगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन हम्म अगर ये भी साथ में चला जाए तब तो फिर बॉन्ड नहीं टूटेगा। हाँ तो फ्रिक्शन फोर्स इस नीचे वाले को क्या कह रहे हैं, बी को? अरे बी तुम से आगे जाओ, ए आगे जा रहा है, तुम भी आगे जाओ, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? बी पर। बैकवर्ड बैकवर्ड क्यों लगेगा? बैकवर्ड लगने से पीछे पीछे जाएगा, ये आगे क्यों जाएगा? हाँ आगे को बट इसको आगे क्यों लगेगा हाँ, अगर आगे ही जा रहा है तो फ्रिक्शन आगे कैसे हो सकता हमने इसको आगे जाने के लिए फोर्स लगाया ए के ऊपर, ए आगे जाना चाहता है। है? अच्छा बी पे फोर्स नहीं लगा
बी पर फोर्स नहीं लगाया, देखो फोर्स कहाँ लगाया है। ये छोटी ठीक। छोटी बातें डायग्राम में नोट करनी होती है। हमने इसको कुछ नहीं कहा, हमने कहा ए को तुम आगे जाओ, तो फ्रिक्शन क्या कह रहा है, ए तुम आगे मत अच्छा। जाओ। उसको तो कह रहा है ए तुम आगे मत जाओ, और बी को क्या कह रहा है, आगे ना। बी तुम आगे चले जाओ। जो मान ले दोनों में से जो मान ले, दोनों में काम चलता है उसका, तो उसको तो बॉन्ड बजाने से मतलब है। कई बार कहते हैं ना, वो कहते हैं तुम मत जाओ, अच्छा तुम वहां शिफ्ट कर रहे हो तो हम भी वहीं शिफ्ट कर जाते हैं, चलो हम भी वहीं चलते हैं। एटलीस्ट द फैमिली विल नॉट बी सेपरेटेड, राइट, इट हैपेंस हम्म। है। दिस इज कंसिस्टेंट विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ए के ऊपर फ्रिक्शन एफ किसने लगाया, बी ने लगाया, और कौन लगाएगा। हाँ। तो फिर जब बी ने ए पर पीछे की तरफ एफ फोर्स लगाया, तो ए बी पर आगे की तरफ आगे। एफ फोर्स लगाएगा। दैट इज अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये बात थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से भी ठीक है, बाकी जो फ्रिक्शन की हमने स्टोरी सुनाई उस हिसाब से भी ठीक है। तो फिजिक्स में क्या होता है कि कई तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पर रिजल्ट एक आता है, राइट। तो हमने दो तरीके से समझा फ्रिक्शन की डायरेक्शन को। एक तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या ये एडहेसिव बॉन्ड जो थे इनके हिसाब से, और दूसरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। दोनों तरीके से हमारा सेम आया। समझ में आई बात? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ जाएंगे तो फ्रिक्शन इक्वल्स फोर्स होगा। अगर दोनों, मैग्नेटिक होगा। वो हम कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा हम देखते हैं, अभी अभी करेंगे उसको, राइट, विल डू द मैथ्स। अभी करेंगे मैथ्स आज, ठीक है। ये समझ आई। मगर मैं जिद पकड़ ले एक ही, मैं तो नहीं जाता, मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं जाऊंगा, और बी कहेगा चलो मैं जाता हूं, मगर दोनों की स्पीड बराबर नहीं हो पाती किसी वजह से, और उनके बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम पावर कितनी है फ्रिक्शन के पास, इसकी शक्ति है ना फोर्स लगाने की, इन्फाइनाइट थोड़ी है। ये वाला फोर्स तो कोई लगा सकता है ज्यादा से ज्यादा, भाई ये तो वो किसी मशीन से लगा लो। क्या कैपिटल एफ को भी लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं इसको हम, राइट। और हमारी मशीन की पावर के ऊपर है, हमारे मसल पावर के ऊपर है। समझ में आ रही बात? मगर ये बेचारा फ्रिक्शन छोटा था, बॉन्ड्स अपने आप को बचाने के लिए कितना ही फोर्स लगाएंगे। हरी बात समझ? छोटा। कितना ही फोर्स लगाएंगे, एक मैक्सिमम फोर्स के बियॉन्ड ये नहीं लगा पाएंगे। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का एक फॉर्मूला है जी, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का एक फॉर्मूला है। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, इसका फॉर्मूला है इट इज प्रोपोर्शनल टू एन। इंटरेस्टिंगली, जो ये नॉर्मल फोर्स लग रहा था एन, एन वन या एन टू तो बराबर थे दोनों, एन था। तो ये जितना ज्यादा होगा, मतलब इनको मैं ज्यादा आपस में जितना ज्यादा पुश कर रहा हूँ, क्रश कर रहा हूँ, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा लगेगा इनको सेपरेट करने में, चलाने में। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू, स्मॉल एफ इज प्रोपोर्शनल टू एफ है, एफ मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन। म्यू क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस फॉर्मूले के हिसाब से तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मगर इसका एक नाम है, क्या नाम है इसका, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बढ़िया बात है, समझ में आई बात, राइट। इसकी वैल्यू, इसके यूनिट क्या होंगे बताओ, म्यू के यूनिट क्या होंगे, निकाल सकते हो आप म्यू के यूनिट्स इस इक्वेशन से? डायमेंशन में सुनिए। डायमेंशनलेस, दिस इज आल्सो न्यूटन, दिस आल्सो न्यूटन। हाँ। तो न्यूटन बाय न्यूटन हो जाएगा ये। तो न्यूटन बाय न्यूटन तो कट गए, तो कैसा होगा, डायमेंशनलेस। ये कैसा है ये, डायमेंशनलेस, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है जी, म्यू की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती, 5,000 10,000 ऐसी नहीं होती। नॉर्मली आपको म्यू की वैल्यू क्या आएगी, एक तो जीरो हो सकती है, जीरो कब होगी, स्मूथ सरफेस नो फ्रिक्शन। सरफेस। क्या सच में ऐसा हो सकता है कभी? नहीं। नहीं, आइडियलाइजेशन है तो एक, राइट, ठीक है। और इसकी नॉर्मली आपको ऐसे मिलेगी 0.1 0.2 0.3 1 तक मिल सकती है, राइट। म्यूजिकल टू का न्यूमेरिकल मुझे नहीं लगता कभी आएगा, वन का भी शायद नहीं आता। तो इट्स ऑलवेज इन डेसिमल मोस्टली, राइट, लेस देन वन मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट,
म्यू डिपेंड्स ऑन व्हाट? देखो, डिपेंड करता है कि मटेरियल ऑफ द दिस थिंग, मटेरियल्स ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट, हम्म। मटेरियल ऑफ द सरफेस, राइट? मटेरियल ऑफ द सरफेस। ये ऊपर वाली बॉडी मान लीजिए एक वुड की है, मगर इसके नीचे सरफेस रबर का है, हमने इसके नीचे रबर की शीट लगा दी, ठीक है ना? तो वुड से कोई मतलब रहेगा क्या? नहीं। अब सरफेस तो जो कांटेक्ट में है उनके सरफेसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही है, राइट? तो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द surfaces, depends on the material of the surfaces. For हम example, it could be glass, it could be glass wood, it could be rubber wood. हमने जो लास्ट मतलब लास्ट टू लास्ट क्लास में जो म्यू का वो निकाला था, M1 M2 by M1 plus M2, वो ओ, दोनों सेम है। वो म्यू तो बिल्कुल अलग है, उसका तो सिर्फ नाम ही सेम है, वो तो रिड्यूस मास है, वो एकदम, ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं। कुछ भी रिलेशन नहीं है। अच्छा कि आपने पूछ लिया, इसका यूनिट केजी है। ये तो एक कंसेप्ट है रिड्यूस मास का, जिसको हम यूज करेंगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। बट गुड दैट यू आस्क्ड, आई एम हैप्पी दैट यू आस्क्ड इट, राइट? ये म्यू तो अलग है, इसका नाम, सिंबल, सिंबल तो हमारे पर लिमिटेड होते हैं, उन्हीं को हम बार बार यूज कर लेते हैं, ठीक है ना? तो वो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है, इसलिए वहां पर सेम सिंबल यूज कर लिया। जब आप 12th में जाओगे तो एक बार फिर एक म्यू यूज करोगे, उसको कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो वो बिल्कुल अलग है, ठीक बात, राइट? सेम नाम तो आजकल लोग तो डॉग्स का भी नाम रखते हैं, किसी डॉग का भी नाम हो सकता है, वही नाम किसी कैट का भी हो सकता है, वही नाम किसी इंसान का भी हो सकता है, मगर वो बिल्कुल अलग है आपस में। हाँ, राइट? तो ये भी अलग अलग, बिल्कुल गुड दैट यू आस्क्ड इट, राइट? ये ठीक है। तो म्यू डिपेंड्स ऑन द मटेरियल सरफेस और ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सरफेस फिनिश। अगर रफ सरफेस है तो म्यू ज्यादा होगा, हाँ। स्मूथ है तो म्यू विल बी लो। और अगर अल्ट्रा स्मूथ कर दे तब क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं बहुत ज्यादा स्मूथ कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर कांटेक्ट बहुत बढ़ जाएगा, तो म्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। स्मूथ करने से म्यू बढ़ेगा। बहुत ज्यादा स्मूथ करने से, क्योंकि देखो ना, अभी हमारा जब ये ऐसा था, जब हमारे रफ थे दोनों सरफेस, तो इंटरलॉकिंग स्ट्रांग थी, इसलिए म्यू ज्यादा था, क्योंकि इंटरलॉकिंग फोर्स बहुत स्ट्रांग थे। अगर सरफेस स्मूथ हो जाएंगे तो इंटरलॉकिंग छोटी हो जाएंगी, हाँ। तो छोटी हो जाएंगी तो उनको निकलना इनमें से आसान है, हम्म। ठीक है? लेकिन अगर बहुत स्मूथ हो जाएगा तो ये सारे में ही मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कांटेक्ट हो जाएंगे, राइट? जैसे भी तो कुछ ही जगह मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कांटेक्ट थे, समझ में आई बात? तो ये बॉन्ड जो फिजिकल बॉन्ड है वेंडर वाल फोर्सेस वाले, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, राइट? इस पॉइंट को चेक कर सकते हैं एक बार, लेट अस चेक ऑन द जेमिनी। Friction force on the two bodies, between the two bodies, decreases if the surfaces are made smooth. Friction force between the two bodies decreases the surface smooth. However, if the surfaces are made ultra smooth, will the friction increase because of increased molecular level contact? Let's ask this. Yeah, your reasoning is completely correct. If the surfaces are made ultra smooth, the friction between them actually increases significantly.
right? Because the classical explanation of friction, microscopic roughness gives way to molecular forces at the atomic level, right? इतने पास आ जाएंगे कि आपस में एक दूसरे को, इसके प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने लग जाएंगे, राइट? इनके डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बनने लग जाएंगे, राइट? इस तरीके के classical view, rough to smooth. On a microscopic level, even surfaces that look flat have microscopic bumps and valleys. Bumps and valleys जो हमने बात की थी, right? Asperities कहते हैं उनको. When two standard surfaces rub against each other, these asperities interlock. They interlock, causing mechanical resistance. By polishing the surfaces, मतलब making surface smooth, and making them smoother, you eliminate these bumps or reduce these bumps at least in size, which reduces the interlocking and lower the friction. बढ़िया बात है. If you make it ultra smooth paradox, massive increase in true contact area. The apparent contact area is large initially, but the true contact area, the actually apparent contact area is large when the is small because of the interlocking, right? बट अगर इसको मैं स्मूथ कर दूं तो सारे में कांटेक्ट बढ़ जाएगा, राइट? सारे में कांटेक्ट बढ़ जाएगा. मैसिव इंक्रीज इन ट्रू कांटेक्ट एरिया. apparent contact area is large, but the true contact area is very small earlier. When surfaces are ultra smooth, the true contact area becomes almost equal to the apparent contact area. The strong intermolecular van der Waals forces, जो हम पहले बात कर रहे थे, at this macroscopic distance, van der Waals forces and electrostatic attractions between the protons and the, between dipoles, between two separate bodies, become incredibly small. This is almost like cold welding. It is called cold welding. Welding जैसा strong bond इसके अंदर बन गया. While increasing smoothness reduces friction by removing mechanical interlocking, ultra smoothing increases friction due to the dominant force of molecular adhesion. पहले जो एडेशन फोर्स वो थे एडेसिव एडेशन आपने बोला था. नाउ दिस इज मॉलिक्यूलर एडेशन. वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? तो मैकेनिज्म ऑफ फ्रिक्शन हमने काफी सीखा आज. मैकेनिज्म ऑफ फ्रिक्शन हमने काफी सीखा आज, राइट? राइट. मैक्सिमम फ्रिक्शन भी हमने देखा कितना है, म्यू टू एन. और ये डिपेंड्स ऑन, ये भी हमने देखा सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस स्मूथनेस पे डिपेंड करता है, राइट? ऐसा हो गया, राइट? सॉलिड सॉलिड फ्रिक्शन इज मोर और सॉलिड लिक्विड फ्रिक्शन इज मोर? Solid, solid. Solid solid is very high, right? Solid liquid is very low. Solid liquid friction is very low. तो मुझे इससे एक आइडिया लगा. मान लो ये मेरा सरफेस ब्लॉक है जी, ये कोई हैवी ब्लॉक है. इसको मुझे जमीन पर घसीटना है, स्लाइड करना है, सरफेस पे स्लाइड करना है. ऐसा फोर्स लगाऊंगा, मुझे क्या फोर्स लगाना पड़ेगा? अगर इसका वेट मान लीजिए 100 kg है और म्यू की वैल्यू 0.5 है, तो एफ मैक्स कितना आ गया? एफ मैक्स कितना है? म्यू इंटू एन. तो पहले एन निकालना पड़ेगा. एन कितना होगा? ये ब्लॉक अगर ऊपर नीचे 1000. कहीं नहीं जा रहा तो एम जी नीचे लग रहा है, एन एम जी के बराबर होगा. 1000. तो म्यू इंटू एन, तो दिस म्यू इंटू एम जी. तो 0.5 इंटू, 1000. हाँ 100 इंटू जी को भी 10 ले लो चलो. तो कितना हो गया? 5. 500 न्यूटन. इतना ज्यादा फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, तब ये ब्लॉक आगे की तरफ चलना शुरू होगा. तब ये ब्लॉक आगे की तरफ चलना शुरू हो गया. ये बात समझ में? लेकिन बॉस, मैं कहूंगा ओ हेलो, देयर आर सम माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज ड्यू टू विच देयर इज इंटरलॉकिंग. अगर मैं इस सरफेस के बीच में कोई ल्यूब्रिकेंट ऑयल डाल दूं, यहां पर मैं बीच में ल्यूब्रिकेंट ऑयल डाल दूं, कोई थिक ऑयल, अब क्या होगा? ब्लॉक का तो सरफेस से कांटेक्ट, अब डायरेक्ट कांटेक्ट बचा ही नहीं. बीच में क्या आ गया अब? ऑयल की लेयर. तो ये ब्लॉक है, बीच में ऑयल की लेयर आ गई जी. हरी बात समझ में? और नीचे हाँ. सरफेस है, इसके ऊपर भी ऑयल लेयर आ गई. ठीक है. हम्म. तो जो ब्लॉक ऑयल की लेयर का जो नीचे वाला ऊपर वाला हिस्सा है, वो तो ब्लॉक से एडहेसिव हो जाएगा, चिपक जाएगा. ये कैसा हो गया? इसके ब्लॉक के साथ चिपक गया ऑयल की लेयर कैसा?
अब ब्लॉक कहेगा मुझे आगे जाना है, तो ऑयल की लेयर क्या कहेगी, चलो, वो तो उसके साथ चिपकी हुई है, ये तो इंटरलॉकिंग टूट रही थी इसलिए नहीं जा रहा था। लेकिन लिक्विड की लेयर अब क्या होगा, ये वाली लेयर क्या कहेगी, मैं तो नहीं जाती, मैं तो आगे सरफेस से चिपकी हुई हूँ, मैं तो सरफेस से चिपकी हुई हूँ, आई बात समझ में। तो ये लेयर कहेगी भाई साहब मैं तो नहीं जाती, ये सरफेस तो जा नहीं रहा, मैं तो उसके साथ चिपकी हुई हूँ। और ये वाली लेयर क्या कहेगी ऊपर वाली, मैं तो ब्लॉक के साथ चिपकी हूं, मैं तो ब्लॉक के साथ जाऊंगी। तो अब जो बीच में ऑयल की लेयर हैं, बीच में ऑयल की लेयर हैं, ये लेयर है, ये लेयर है, ऐसी इन्फाइनाइट लेयर है मान सकते हैं हम, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे यहां पर इनकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर इसकी स्पीड है मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर वाली लेयर की स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। नीचे वाले की लेयर की स्पीड क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये बीच में क्या कि लेयर आपस में फ्रिक्शन लगा रही है एक दूसरे पे हुई, ये तेज जा रही है, ये कह रही तू मत जा, नीचे वाली लेयर, ये कहेगी तू मेरे साथ चल। फिर इसके नीचे वाले से भी नीचे फोर्स लगेगा, इसके ऊपर वाले में ऊपर फोर्स लगेगा। समझ में आ रही बात, हाँ। राइट। तो ये लेयर्स आपस में एक दूसरे पे स्लाइड करेंगी, लिक्विड लेयर्स स्लाइड ओवर ईच अदर, दे स्लाइड ओवर ईच अदर। आई बात समझ में, लिक्विड, नो दिस इज फार लेस रेजिस्टेंस, इट इज दी फार लेस रेजिस्टिव फोर्स देन दी सॉलिड सॉलिड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे ही बीच में मैं लिक्विड डाल देता हूं लुब्रिकेंट, तो क्या होता है, फ्रिक्शन ऑलमोस्ट गायब हो जाता है, ऑलमोस्ट गायब है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है उसके मुकाबले, ये तो उसके मुकाबले ना के बराबर है, बहुत छोटा है। तो कोई चीज अगर नहीं चला क्या करते हैं, इसलिए अगर जमीन पर तेल पड़ा हुआ है तो क्या होता है, या पानी पड़ा हुआ है, आजकल तो बहुत लोग गिरते हैं इस तरीके से, घर में कहीं ध्यान नहीं दिया, किसी ने पानी गिरा दिया यहाँ पर। अब आप यहाँ से आ रहे हो, अपने चप्पल है आपकी, जूता है, नंगे पैर जो भी है जी, यहाँ पर पैर पड़ा आपका, तो आप क्या करते हैं वॉक करने के लिए, इसको पैर को पीछे पुश करते हैं, और ग्राउंड आपको आगे फोड़ देता है, ऐसे आते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो आपके पैर और ग्राउंड के बीच में लिक्विड आ गया, तो आपको फ्रिक्शन मिलेगा ही नहीं, तो आप स्लिप कर जाओगे, चोट लग जाएगी आपको, राइट। कोल्ड कंट्री से बहुत लोग गिरते हैं इस तरीके से, स्नो जब पड़ती है तो स्नो के ऊपर चढ़ते हैं, तो स्नो के प्रेशर, पैर के प्रेशर से, खासतौर अगर आपने ऐसे कोई हील वगैरह पहनी है कुछ है, तो प्रेशर से बर्फ में पिघल जाएगी, जब पैर पिघल जाएगी तो आप स्लिप कर जाओगे उसके ऊपर, तो फिर आप गिर जाओगे, चोट लग जाएगी आपको। वाई, बिकॉज सॉलिड सॉलिड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू solid liquid friction, right? It has been converted into drag kind of force. What was earlier the dry friction? Dry friction has been converted into drag, ठीक है, हरी बात समझे, राइट। कुछ लोग इसको क्या यूज करते हैं, इसी का खेल बना देते हैं। एंड व्हाट इज दैट गेम, वेल दैट गेम इज आइस स्केटिंग। वो कहेंगे बर्फ का सरफेस है, मैंने बिल्कुल ऐसे पतले जूते पहन लिए फ्रिक्शन प्रेशर बढ़ाने वाले, है ना, ऐसे होते हैं ना स्केट, नीचे से आइस स्केट कितने होते हैं, हाँ। नीचे से बिल्कुल नुकीले होते हैं, ठीक है। तो जब बर्फ के पड़ेंगे तो क्या होगा, प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, उस प्रेशर से बर्फ पिघल जाएगी, तो बर्फ पिघल जाएगी तो स्लिप कर जाएंगे। तो स्लिप जानबूझ के कर रहे हैं, दे कंट्रोल्ड मैनर में कर रहे हैं, तो दे विल नॉट फॉल, बिकॉज दे हैव लर्न दिस स्किल, राइट, दे हैव प्रैक्टिस आइस स्केटिंग, तो दे विल नॉट फॉल, रादर दे विल डू द आइस स्केटिंग, राइट, लुक्स ब्यूटीफुल, राइट। आप करते हो स्केटिंग, नहीं। जो हमारे इंडिया में स्केटिंग करते हैं, क्योंकि आइस तो नहीं होती हमारे यहाँ, तो हम कैसी स्केटिंग करते हैं, हम इसके नीचे रोलर्स लगा देते हैं, हम कहते हैं चलो रोलिंग फ्रिक्शन से फिसलेंगे, मगर रोलिंग फ्रिक्शन कम तो है, पर इतना कम तो नहीं है जितना कि ये फ्रिक्शन है सॉलिड लिक्विड वाला। तो इसमें तो बहुत ज्यादा स्पीड आती है, और उसमें तो उतनी स्पीड नहीं आती, रोलिंग वाले में तो, जिसमें इतनी, इसमें जितनी आ जाती है। पर चलो करते तो हैं इसके अंदर भी, ठीक है। यू गॉट सम आइडिया रिगार्डिंग दिस, यू नो, रोल ऑफ द लुब्रिकेंट्स, एंड यू सब आइडिया अबाउट द मैक्सिमम फ्रिक्शन, राइट। एक चार्ट करके हम अभी कहानी खत्म करते हैं। ये हमारा ग्राउंड था जी, इसी की बात करते हैं। ये हमारा ब्लॉक था, इसके बाद हम फ्रिक्शन के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टाइम, राइट। आज एक ही करेंगे। ये मान लीजिए 50 kg का ब्लॉक था, म्यू की वैल्यू है मान लीजिए
0.5, ठीक है। तो यहां पर मैं ऐसे एफ फोर्स लगा रहा हूं। एफ कैसा है? वेरिएबल फोर्स। तो यहां फ्रिक्शन लगेगा उल्टे डायरेक्शन में। पॉज करो। हो गया। फ्रिक्शन ऐसा लगेगा। हाँ, तो एफ की वैल्यू और एफ की वैल्यू बताओ क्या क्या आने वाली है। मान लो एफ इज अप्लाइड फोर्स, वेरिएबल है ना ये। अगर हम इसको 0 ले लूं, या 10 न्यूटन ले लूं, या 50 न्यूटन ले लूं, 20 न्यूटन ले लूं, 25 न्यूटन ले लूं, 30 न्यूटन ले लूं, 40 न्यूटन ले लूं, 50 न्यूटन ले लूं, ठीक है। तो ये बताओ स्मॉल एफ कितना होगा और एक्सेलेरेशन कितनी होगी। स्मॉल एफ तो सब में वैसे सेम ही नहीं रहे। अच्छा बताओ, चलो इसको भी खुद ही सॉल्व करना है हमने। कितना होना चाहिए स्मॉल एफ आपके हिसाब से? म्यू इंटू एन तो कितना जीरो होगा? पॉइंट फाइव इंटू 5000 तो 20। 5000 कैसे होगा? 50 × 10 सॉरी 500 कितना हो गया? तो 250। 250 न्यूटन। हम्म। इसको म्यू को 0.1 ले लो, ठीक है। अब टू कितना हो गया? फिफ्टी कितना हो गया? 50। 50 न्यूटन हो गया म्यू। हम्म। चलो 50 न्यूटन हो गया, राइट। अच्छा, मान लो मैं यहाँ सिर्फ 0 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, तो फ्रिक्शन आप कह रहे हो 50 न्यूटन लगेगा, तो ये तो पीछे जाएगा ब्लॉक। क्यों? सेकंड लॉ मोशन क्या कहता है कि कोई बॉडी है, इसके ऊपर अगर कोई फोर्स लगेगा 50 न्यूटन, तो उसकी एक्सेलरेशन ऐसे हो जानी चाहिए कितनी? 1 मीटर पर सेकंड। हाँ। मगर आपने कोई देखा है कि टेबल पे कोई जमीन पे 50 किलो की चीज रख दो तो अपने आप चलने लग जाएगी? नहीं, नहीं देखा ना। इसका मतलब कितना फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर अभी? जीरो से मतलब जीरो। 0 ही लग रहा है, क्योंकि वरना तो चल पड़ेगा। मानना चाहिए। हाँ, आई बात समझ में। हम्म। अगर मैं 10 न्यूटन लगाऊं तब कितना फ्रिक्शन लगेगा? अगर मतलब वो डिपेंड करता है ना रेस्ट पे रहना। 10 न्यूटन से आगे बढ़ पाएगा ये फ्रिक्शन? क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 50 नहीं बढ़ेगा। 50 न्यूटन लग सकता है। इसका मतलब जब तक मैं 50 कम से कम ना लगाऊं तब तक ये आगे नहीं, नहीं जा सकता। मगर मैंने 50 लगाया ही नहीं है, सिर्फ 10 न्यूटन लगाया है। 10। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10 न्यूटन। 10 ही लगेगा। अगर 10 से कम लगेगा तो चल पड़ेगा आगे, हम्म। और 10 से ज्यादा लगेगा तो पीछे चल पड़ेगा। मगर ना हाँ, ये आगे जा रहा है ना ये पीछे जा रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन कितना है? 10 10। न्यूटन, राइट। तो चलो मैं इतने सारे ना बनाऊं, इसको मैं फिर 50 आया था ना, तो बताओ 20 में क्या हो जाएगा, 30 में क्या हो जाएगा, 40 में क्या हो जाएगा, 50 में क्या हो जाएगा, 60 में क्या हो जाएगा? बोलो। 50 तक तो सेम ही फ्रिक्शन रहेगा। तो इसी तक तो मतलब 20 कैपिटल फिर एफ के 30। बराबर रहने वाला है। और उसके बाद उसके बाद 10 ही लगे। नेट फोर्स लेके कर सकते हो। फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा ये पूछ रहे हैं अभी। फ्रिक्शन तो 50 ही रहेगा बट हाँ, फ्रिक्शन ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगा दी है। हाँ। अब वो और कुछ नहीं कर पाएगा, तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अभी भी लगाएगा। उसको लगाना बंद नहीं कर देगा, उसको लगाना बंद नहीं कर देगा। नहीं, ये उसका डिसिप्लिन है। ये नहीं कि चलो मैं हार गया तो मैं छोड़ दूं, राइट। अरे मेरे तो नंबर कम आते हैं, पढ़ाई छोड़ दूं, ऐसा नहीं करता वो। मैं तो हार गया फिर भी अपनी पूरी ताकत वो लगाता है देयर इज ए मैसेज इन इट, राइट। सोसाइटी, राइट। अब एक्सीलरेशन बताओ कितनी हो जाएगी? 50 तक तो जीरो रहेगी। 0, 0, 0, 0, 0, 0। अब कितनी हो जाएगी 60 पे? नेट फोर्स हो गया 10। 10 अब और 10 डिवाइड उधर बाई 50 तो 2। अच्छा नहीं, 50 तो 1.5 0.2 मीटर है ना, 70 पे। 20 रहेगी तो
2/5 0.4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? हाँ। तो अगर मैं को ऐसा बनाऊं, ग्राफ बनाऊं मान लीजिए कैपिटल एफ में, और ए बनाऊं, ऐसे क्या ग्राफ बनेगा ये? जब तक कैपिटल एफ 50 था, हम्म। एक्सेलेरेशन कैसी थी? 0। जीरो। उसके बाद कैसे होने वाली है एक्सेलेरेशन? एक्सेलेरेशन का कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एफ माइनस एफ मैक्स बाय एम। अपॉन एम, राइट? कैपिटल एफ बाई एम माइनस एफ मैक्स बाई एम। ठीक है जी। एक्स एक्सिस में क्या लिया हमने? फोर एक्स एक्सिस में। हाँ, तो इसको ये हो गया 1/m × x, है जी, माइनस एफ मैक्स बाई एम, राइट? ऐसा कुछ हुआ, राइट? इस इन द फॉर्म ऑफ आई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ, राइट? फोर्स को 1 ले लिया। नहीं, फोर एफ को एस लिख दिया है, एक्स एक्सिस। तो कहने का मतलब वी आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन। इसके बाद कैसी आ रही है? वी आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है? tan थीटा इज इक्वल टू 1/मास। नहीं? हाँ। तो जितना मास कम होगा उतना स्लोप ज्यादा हो जाएगा, जितना मास बड़ा होगा उतना स्लोप छोटा हो जाएगा। तो दिस बिकम्स आवर ग्राफ। ऐसा भी क्वेश्चन को पूछ सकता है, आजकल ऐसे भी ट्रेंड बनने लग गया है, सिर्फ इन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आए। बताएगा प्लॉट ए वर्सेस एफ ग्राफ फॉर वेरिएबल एफ। पर मुझे ये ए की वो नहीं समझ आई, जो वो निकाली थी इक्वेशन। हाँ, वैसे आप प्लॉट कर देखो, देखो ये 50 था, है ना? 60 पे क्या हो जाएगा? 0.2। और जीरो 70 पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 0.4। जीरो। तो स्लोप कितना हो गया? शैल आई से इट इज 0.2 डिवाइड बाई 10, tan थीटा। हाँ। हाँ। ऐसा हुआ कि नहीं? विच इज लाइक 1/50, विच इज लाइक 1/m। आई बात समझ में? हाँ। फिर से देखें इसको। एफ ए कितना है? कैपिटल एफ माइनस एफ मैक्स कितना था? μn अपॉन एम। तो कितना हो गया? 1/m × एफ माइनस μn/m। ये कब वैलिड है? एफ इज मोर देन μn, ओनली देन इट इज वैलिड, राइट? अदरवाइज इट इज नॉट वैलिड। और ए इज इक्वल टू 0 भी है, और एफ इज लेस देन इक्वल टू μn। दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ ए। तो इस फॉर्म में होगी तो इज इट नॉट लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर सी इज द y इंटरसेप्ट एंड 1/m इज द m स्लोप। 1/m वाला m, जो mx बोल रहा हूं उसमें m तो स्लोप होता है, जबकि ये 1/m तो 1/मास है, राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ग्राफ, राइट? तो एक ग्राफ तो आपको ये पूछ सकते हैं, एक ग्राफ भी पूछ सकते हैं स्मॉल एफ, स्मॉल एफ वर्सेस कैपिटल एफ, फ्रिक्शन वर्सेस एफ। ये क्या होने वाला है बताओ, ये ग्राफ कैसा बनेगा? फ्रिक्शन वर्सेस, हम्म। तो 50 तक तो 0, एक्स एक्सिस। 1, हाँ, 10, हाँ। 20, 30, 40, 50। तब तक क्या होगा? तब तो एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। विद व्हाट स्लोप? 1। हाँ, वेरी गुड। ये क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू 1। 45 डिग्री की लाइन बनेगी, राइट? और उसके बाद उसके बाद हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल। हाँ। ऐसा कर सकते हैं, राइट? सिंस यू हैव लिसन्ड सो पेशेंटली, आई जस्ट कंप्लीट विद वन मोर लाइन विच इज वेरी रेलेवेंट हेयर। ठीक है, वरना फिर आपके माइंड में ये ग्राफ सीमेंट हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, फिर आपको माइंड को उनको चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी सुनना जरूरी है उसको। ठीक है?
एक चीज और होती है, जब ये चल पड़ता है, जब ये चल पड़ता है, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है, व्हेन द स्लिपिंग हैज स्टार्टेड, व्हेन द स्लिपिंग हैज स्टार्टेड, तो क्या हो रहा है अब? पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नई जगह पे नए बॉन्ड बन रहे हैं। ये ठीक बात है, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं। तो जो नए बॉन्ड बनते हैं, जितने टोटल बॉन्ड पहले थे, अब उतने नहीं बन पाते, थोड़े से कम बनते हैं। तो फ्रिक्शन म्यू थोड़ा सा कम हो जाता है, म्यू स्लाइटली डिक्रीजेस, म्यू स्लाइटली डिक्रीजेस। जैसे पहले म्यू हमारा अगर मान लीजिए 0.1 था, अर्लियर ऐसा लिया था ना हमने, क्यों जी? हाँ। तो अब न्यू कितना हो जाएगा जब चलने लग जाएगा मोशन? मे बी इट बिकम 0.09, थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, जब ये रुका हुआ था, नो स्लिपिंग, स्टैटिक, हमने पढ़ा था ना स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, इसको हम कहते हैं म्यू एस। ये क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और इसको कहते हैं म्यू के, इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। या काइनेटिक पहले लिख देता हूं, एक ही बात है। काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। तो अब हम बता सकते हैं, अगर हमारा म्यू एस 0.1 था और म्यू के 0.09 था, इसका मतलब जैसे ही मेरा फोर्स 50 तक था तब तो जीरो था, लेकिन जब मेरा F60 आ जाएगा तब क्या होने वाला है? अब तो चलने लगा, हाँ। चलने लगा तो F कितना रह गया अब? जीरो तो पॉइंट एफ जीरो नाइन 0.050 इंटू, इंटू 500, तो ये कितना हो गया जी? 45 45। न्यूटन। तो फिर नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स 50, 15 न्यूटन। 6 तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? 15/50, बाय 50, 3 जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट थ्री थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने सोचा था 0.2 होगी, मगर ये तो 0.3 हो गई। वाह भाई वाह। ठीक है, तो हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा ये इसका 0 पॉइंट है जी। तो फिर इसमें तो कोई इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो सेम ही रहेगा। इसका तो 1/f था ना स्लोप, बट हाँ है, बट मगर एक्सीलरेशन तो रेडिकल बढ़ेगा नहीं। एक्सेलरेशन। हाँ, इसका मतलब जैसे ही 50 से क्रॉस करेगा, तो एक्सीलरेशन हमारी इसके बाद, अब पहले 50 पे जीरो थी, और 50 क्रॉस करते ही कितनी हो गई? 50 क्रॉस करते ही कितनी हो गई? ये 45 रह गया फ्रिक्शन। तो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई 50 क्रॉस करते ही। 50 क्रॉस करते ही फ्रिक्शन 45 न्यूटन रह गया। फोर्स हमारा अप्लाइड 50 था। तो 50 जैसे ही स्टार्ट हुआ, एक्सीलरेशन बदल के जीरो से 50, जैसे ही 50 को क्रॉस किया, 50 प्लस, 50 तक तो एक्सीलरेशन जीरो थी। जैसे ही 50.0004 किया हमने, 50.001, तो एक्सीलरेशन कितनी हो गई? नेट फोर्स बिकम 5 न्यूटन, एंड 5/50 0.1। तो एक्सीलरेशन कैसी हो गई? 0.1, ये 0.1 हो गई, और 0.1 हो गई, उसके बाद फिर ऐसी चलती रहेगी यूं, स्लोप नहीं चेंज होगा। दैट बिकम्स आवर ग्राफ, अगर हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन भी है तो। ऐसे, फिर सडनली ऐसे, फिर ऐसे, दिस बिकम द ग्राफ। ये म्यू के लिए, अगर म्यू के को इग्नोर कर दिया, म्यू और म्यू के सेम ही है, तो फिर ये वाला ग्राफ होगा। म्यू म्यू के 0.3 नहीं आ रहा था। म्यू के तो 0.09 था ना। नहीं सॉरी, मतलब वो एक्सेलरेशन म्यू के साथ 0.3। एक्सीलरेशन क्या है? F-F/m। एफ हाँ। हमने 50 न्यूटन लगाया था। हाँ। स्मॉल एफ कितना है? 0.09 इंटू मास इंटू ग्रेविटी, 45 न्यूटन।
हाँ। ये कितना हो गया? 5/50, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे एक बार 50 को क्रॉस करते ही एक्सीलरेशन आ जाएगी, बिकॉज ऑफ द म्यू के फैक्टर, बिकॉज म्यू के इज लेस देन म्यू एस। तो 0.3 जो है वो हमें कब अटेन होगी, जो हमने मिला था? अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे फोर्स बढ़ता रहेगा, फॉर एवरी 10 न्यूटन इंक्रीज इन फोर्स, अभी 50 हो चुका है ना, 50 पे 3 आ गई है। देखो, फोर्स, नेट फोर्स ए, फोर्स 50 तक था, तो एफ नेट भी जीरो था, जीरो थी। जैसे ही बन गया 50+, मतलब बढ़ा नहीं है, जरा सा क्रॉस किया 50.01, अब नेट फोर्स कितना हो गया? और 5 न्यूटन हाँ। नेट फोर्स। क्योंकि हम्म। फ्रिक्शन फोर्स 45 हो गया, हम्म। तो नेट फोर्स 5 न्यूटन, एक्सीलरेशन कितनी आ गई? 0.1। जब ये 60 to 60 हो जाए क्या हो जाएगा? नेट फोर्स 15 हो जाएगा। 15, वो 0.3, ये कितना हो जाएगा? 0.3। हाँ, तो इंक्रीज डेल्टा वही 0.2 है जैसे पहले था, इसलिए स्लोप नहीं चेंज हुआ, है ना। फिर 70 पे कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। पहले हम दिखा रहे थे 0, 0.2, 0.4 ऐसे चल रहे थे, अब 0.1, 0.3, इंक्रीमेंट वही 0.2 का है एवरी 10 न्यूटन के साथ। यू अंडरस्टूड? तो ग्राफ ऐसा बन गया है, ऐसा ग्राफ बन गया। जस्ट थिंक इट ओवर अगेन, राइट, जस्ट थिंक इट ओवर अगेन, है ना। कोई बहुत मैजिकल हमने उसके मैकेनिक्स के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट वो सॉल्व नहीं किए, राइट, हमने बेसिक्स को पकड़ा है आज, है, फिजिक्स की है टोटल, मैथ्स नहीं किया आज। मैथ्स तो फिर कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। इसके जो क्वेश्चन आते हैं स्टैंडर्ड जिस तरीके के, मगर ये भी आने लगे हैं आजकल। पहले इनका ट्रेंड कम था, बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ जाता था, अब ये ट्रेंड बढ़ गया है, इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। तो हमने थ्योरी भी डिस्कस की, स्मूथनेस बढ़ाने से क्या होगा, वंडरवाल फोर्सेस क्या है, इंटरलॉकिंग क्या चीजें हैं, ठीक है ना। और हमने क्या देखा, दिस फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अपेरेंट एरिया, राइट, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन एन। तो कहने का मतलब, अगर ब्लॉक को मैं ऐसे लेके जा रहा हूं, ऐसा ब्लॉक है मान लीजिए, या मैं इसको खड़ा करके ले जा रहा हूं, तो नो चेंज इन फ्रिक्शन, एफ मैक्स, क्योंकि यहां पर भी म्यू इंटू एन है और यहां पर भी म्यू इंटू एन है, एन तो दोनों में एम जी है, तो एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। जबकि जो हमारे सॉलिड लिक्विड वगैरह है उनमें एरिया फर्क पड़ता है। तो विल कम टू इट। आज तो हमने तो 2 क्वेश्चन भी किया, इतना ही बहुत है आई थिंक आज के लिए। ओके, ओके एन भाई, ये हो गया आपका नोट? ठीक है। बट एक चीज में डाउट हुआ हम्म। कि जैसे हमने सेकंड केस में म्यू के लिया, हम्म। तो फिर हमने एफ नेट लिया फ्रिक्शन के लिए, हम्म। तो हम फर्स्ट केस में फ्रिक्शन के क्यों लिए नहीं लिया एफ, ये तो नहीं? एफ नेट जो है वो है, एफ माइनस एफ है, अच्छा। नेट फोर्स है, राइट। गुड दैट यू आस्क्ड, वरना कंफ्यूजन रहता। अब तो डाउट नहीं है ना? तो फ्रिक्शन तो फिर वही रहेगा ना जो हम 45 उसके लिए फ्रिक्शन जो था आप। ना, जस्ट बिफोर मोशन, एफ मैक्स वाज, स्टैटिक्स में कितना था? ठीक। इट वाज 0.1 into 500, राइट, हाँ। इट वाज 50 न्यूटन। देखिए, जैसे ही मोशन से हुआ, एज सून एज द स्लाइडिंग स्टार्ट्स, एज सून एज द स्लाइडिंग स्टार्ट्स, एफ रिड्यूसेस टू, इट रिड्यूसेस फ्रॉम 50 न्यूटन टू 45 न्यूटन। तो एक बार स्टार्ट करते ही में एक्सेलेरेशन मिलनी शुरू होगी, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर मोशन के बाद हम एक्सेलरेशन फिर एफ माइनस एफ करके लेंगे। हाँ राइट, नेट फोर्स निकालेंगे, दैट डिवाइड बाई मास, दैट इज एक्सेलेरेशन। पहले भी ऐसे ही किया था वो तो, यहां पर तो ऐसे किया था, 60 - 50 10, 10/50, है ना। 70 - 50 20, 20/मास 0.4, ऐसा निकाला था पहले भी। वो तो फॉर्मूला सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो, तो उसमें कोई क्या कर सकता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
वो तो वही लगा है. Alright? So we'll have to continue this friction. In the next class, we'll do some interesting things in the next class, right? Regarding the frictional force. And also the friction on the inclined plane. How will that change? Okay. Thank you, sir.